हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रेलवे वाले एग्जाम्स 2024-25 के शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस मिसलेनियस और करंट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कंसंट्रेट होकर चालू करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि रेलवे वाले एग्जाम्स 2024-25 में आप लोग जीके जीएस मिसलेनियस और करंट के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। अधिक से अधिक क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके 10 में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा जनिक सिनर ने, जो कि इटली से आते हैं। अब चूंकि दोस्तों रिसेंटली करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सेलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है। करेक्ट आंसर होगा 116वें स्थान पर। आपके हर टॉपिक से दोस्तों यहाँ पे सुपर क्वेश्चंस लगाए गए हैं। आप लोग सभी प्रश्नों को पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे। नेक्स्ट, किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा ज्योति विज को। नेक्स्ट, कौन सा देश 2025 में जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो भारत है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत के नए सड़क और परिवहन मंत्री यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा नितिन गडकरी। अगला क्वेश्चन है आपका, जून 2024 में किसने चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। करेक्ट आंसर होगा एन चंद्रबाबू नायडू। नेक्स्ट, जून 2024 में किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा उपेंद्र द्विवेदी को। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सिलेक्टेड हो सकते हैं दोस्तों, सभी क्वेश्चंस को आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा विनोद गनात्रा। नेक्स्ट, जून 2024 में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है। करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा कृष्णा स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे 2024 कब मनाया गया है। करेक्ट आंसर होगा 1 मई को। नेक्स्ट, 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो फसानो इटली में। और जून 2024 में समाचारों में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है दोस्तों, जून 2024 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर बर्फ की खोज की है। तो यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है दोस्तों ESA। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। थोड़े से करंट के क्वेश्चन और रह गए, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे रेलवे एग्जाम्स का पूरा दोस्तों जो मटेरियल है आपका, यानी पूरा आपका साइंस का स्पेशल, पूरा आपका स्टैटिक जीके, वाइस मिसलेनियस यानी विविध तथा करंट अफेयर्स, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा 29 PDF में पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। ये PDF दोस्तों अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। करेक्ट आंसर होगा गोटबाया राजपक्षे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा किशोर मकवाना को। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज कहाँ स्थापित किया जाएगा। करेक्ट आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, व्लादिमीर पुतिन किस देश के 5वीं बार राष्ट्रपति बने हैं। करेक्ट आंसर होगा रूस के। और डायना मेमोरियल अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे टोटल 2 लोगों को किया गया है। एक है उदय भाटिया जो कि दिल्ली से आते हैं, एक है दोस्तों मानसी गुप्ता जो कि हरियाणा से आती है। नेक्स्ट, महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी कि WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है। और 33वें सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर होगा प्रभा वर्मा को। हर क्वेश्चंस को दोस्तों आपको पूरी तरह से रिवाइज करने हैं। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, देखेंगे हम लोग,
पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 11 जून को। और वैश्विक पवन दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है? तो 15 जून को। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 17 जून को। और हाल ही में संघ लोक सेवक यानी कि यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो प्रीति सूदन है। ध्यान रखेंगे आप लोग। ये हमारे करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ प्रिपेयर किए हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन नया वर्जन पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से रेडी किया गया है, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं अभ्यर्थियों के मतानुसार आपके रेलवे में भी बहुत सारी वैकेंसीज लग गई हैं, वह एसएससी में, और बहुत सारी दोस्तों वैकेंसीज का आपका टियर 2 का भी एग्जाम लग चुका है। तो इसमें दोस्तों आपको अलग अलग वैकेंसीज के लिए अलग अलग पीडीएफ लेने की आवश्यकता ना पड़े, इसीलिए ये ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ पूरी तरह से रेडी किया गया है। इसमें दोस्तों आपका साइंस का पूरा स्पेशल पीडीएफ आएगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा आपका दोस्तों जीके यानी कि स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर, इनका भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। और पूरा आपका दोस्तों करंट का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। वैकेंसीज की बात करें तो आप जानते हैं दोस्तों, सीजीएल एसएससी में आपका दोस्तों सीजीएल टियर 1 समाप्त हो चुका है, टियर 2 की तैयारी है। एमटीएस आपका चल ही रहा है, जीडी आपकी लगी हुई है, आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई इन सबके एग्जाम डेट भी आ चुके हैं। एलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी है, वहाँ ग्रुप डी है। इनमें से किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपके एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया व उनको शामिल किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, उनके 10 को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। मात्र 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया? करेक्ट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति ने। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लग गया है दोस्तों? पंचायती राज व्यवस्था से। आप जानते हैं आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट दोस्तों यहाँ से निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जाते हैं, वह कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके दोस्तों सीट आपके सामने लगा दी गई। अगर इस सीट को आप अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी भी ट्रेंड से पूछाते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। इसी में से ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते रहते हैं और कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। क्वेश्चन क्या था दोस्तों हमारा? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया? करेक्ट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति ने। अभी इस सीट को अपने सामने करेंगे, देखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था भारत में स्थानीय स्वशासन का एक विकेंद्रीकृत रूप है। नेक्स्ट, यह ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए पेश की गई थी। पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। अब आप जानते हैं दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं, सबसे पहले उनको देखिए। तो पॉइंट है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं, सबसे पहले ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और फिर जिला पंचायत। ये भी क्रम से दोस्तों आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे जाते हैं। चलिए थोड़ा सा सीट अपने सामने करते हैं। अब यहाँ से दोस्तों आप लोग A to Z इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा पहला पॉइंट है हमारा, भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य स्थानीय शासन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। आपका सुपर पॉइंट है। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से आरंभ की गई थी। आगे बढ़िएगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। नेक्स्ट, संविधान की 11वीं अनुसूची, कभी नहीं भूलेंगे आप लोग दोस्तों, पंचायती राज निकायों के दायरे में टोटल 29 कार्यों को शामिल किया गया है। यानी कि आपका जो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था है, ये भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में आता है और इसमें टोटल 29 कार्यों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखनी है। अब 4 क्वेश्चन सबसे पहले आप कलेक्ट कीजिए। पहला है, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो 1957 में। और पंचायती राज किस सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची का विषय। सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखनी है। आगे बढ़िएगा, आप ध्यान देंगे दोस्तों, सुपर पॉइंट यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले वो सारी समितियां आप लोग देख लीजिए जो कि दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था को लेकर बनाई गई थी। अलग अलग ट्रेंड से आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से ऑलरेडी बनते रहते हैं। तो पॉइंट है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण समितियां। सबसे पहले हनुमंत राव मेहता की समिति की बात की जाए तो इसका गठन किया गया था 1983 में। GV के राव समिति का गठन किया गया था 1985 में।
LM सिंघवी समिति का गठन किया गया था 1986 में। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था 1957 में। अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था 1977 में। और थुंगन समिति का गठन किया गया था 1989 में। ध्यान रखेंगे आप लोग, जो भी टॉपिक्स हमारे द्वारा उठाए जाते हैं दोस्तों, वहीं पे उनको हर ट्रेंड से पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाता है। थोड़े से दोस्तों 4 क्वेश्चन और कलेक्ट कीजिए ताकि ये टॉपिक आपका अच्छे से कलेक्ट हो सके। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो मेला एवं बाजार कर। नेक्स्ट, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? करेक्ट आंसर होगा सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। नेक्स्ट, कौन पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है? तो राज्य निर्वाचन आयोग है। और द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया था या किसने दिया था दोस्तों? तो ये अशोक मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। यहाँ तक आपको इस टॉपिक को पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। PDF के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित था? करेक्ट आंसर होगा भोगवा नदी के तट पर। टॉपिक क्या दोस्तों? हड़प्पा कालीन जितने भी स्थल हैं दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित है? आपका सुपर टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चन को दोस्तों एक साथ कलेक्ट करने के लिए मोस्ट वन सीट आपके सामने लगाई गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए आपको पूरी तरह से कंप्लीट रहेंगे। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित था? करेक्ट आंसर होगा भोगवा नदी के तट पर। जो चीजें हम लोग कवर करेंगे दोस्तों वो हैं जितने भी हड़प्पा कालीन स्थल है उनके उत्खननकर्ता, फिर खोज और संबंधी नदी तट, यानी हर ट्रेंड से दोस्तों परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर रखनी है। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब सबसे पहले इसमें प्रमुख स्थल के नाम दिए गए हैं, उसके बाद में उनके उत्खननकर्ता दिए गए हैं, इस भी यानी कब उनकी खोज की गई थी, और नदी तट, सबको आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने। सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। वो हर टॉपिक से जहां जहां से आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बन सकते हैं A to Z आपके PDF में ऐड कर दिया गया है। पहला है दोस्तों हमारा हड़प्पा। इसकी बात की जाए तो इसकी खोज दोस्तों यानी कि इनके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स थे। 1921 में इसकी खोज की गई थी। और हड़प्पा दोस्तों ये रावी नदी के तट पर स्थित था। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो की बात की जाए दोस्तों तो इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी 1922 ईस्वी में, और यह सिंधु नदी के तट पर स्थित था। नेक्स्ट, चन्नूदड़ो की बात की जाए दोस्तों तो इसकी खोज NG मजूमदार ने की थी 1931 ईस्वी में, और यह भी सिंधु नदी के तट पर स्थित था। रंगपुर की बात की जाए दोस्तों, इसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी। इसकी खोज 1953 से 54 ईस्वी के बीच में की गई थी, और यह मादर नदी के तट पर स्थित था। रोपड़ की बात की जाए दोस्तों तो इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी 1953 से 55 ईस्वी के बीच में, और यह सतलज नदी के तट पर स्थित था। आगे बढ़िएगा, लोथल आपका सुपर रहता है। इसकी खोज रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी 1952 से लेकर 62 ईस्वी के बीच में, और यह भोगवा नदी के तट पर स्थित था। और कोट दीजी की बात की जाए दोस्तों तो इसकी खोज फजल अहमद ने की थी 1955 ईस्वी में, और यह सिंधु नदी के तट पर स्थित था। रिवाइज आप लोग जरूर करेंगे, सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन है। एक बात ऑलरेडी कहना चाहेंगे दोस्तों, जितने भी लोग PDF ले चुके हैं या ले रहे हैं, आप हो सके प्रिंट आउट जरूर निकलवाएं। प्रिंट आउट निकलवाने से दोस्तों एक अच्छी खासी सीट बन जाएगी। आप अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं, अंडरलाइन लगा के रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आप इतना कर लेते हैं, कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। PDF को इस फॉर्मेट में बनाया भी गया है कि आपको दोस्तों पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और याद भी होगा। नेक्स्ट, आलमगीरपुर की बात की जाए दोस्तों, इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी 1958 ईस्वी में, और यह हिंडन नदी के तट पर स्थित था। कालीबंगा की बात की जाए, इसकी खोज BB लाल एवं BK थापर ने की थी 1961 ईस्वी में, या गग्गर नदी के तट पर स्थित था। धौला बैरिया की बात की जाए, इसकी खोज दोस्तों JP जोशी ने की थी 1967 से 68 ईस्वी के बीच में, और यह दोस्तों मासर एवं मनाहर नदियों के संगम पर स्थित था। लास्ट आपका बनावली, जिसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी 1973 से 74 ईस्वी के बीच में, और यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने। थोड़े से दोस्तों क्वेश्चन आप कलेक्ट कीजिए ताकि टॉपिक अच्छे से आपका क्लियर हो सके। देखिएगा, पहला पॉइंट है हमारा, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले पुरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। नेक्स्ट, पुरा पाषाण काल में मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। इस काल को आखेटक तथा खाद्य संग्राहक काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट, लगभग 36,000 ईसा पूर्व में आधुनिक मानव पहली बार अस्तित्व में आया। आधुनिक मानव को होमो सेपियंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट, मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु कुत्ता था, जिसे मध्य पाषाण काल में पालतू बनाया गया। आगे बढ़िएगा, आगे की जानकारी मानव को पुरा पाषाण काल से ही थी, किंतु इसका प्रयोग नवपाषाण काल में किया गया। और नवपाषाण काल से दोस्तों मानव ने कृषि कार्य प्रारंभ किया, जिससे उसमें स्थायी निवास की प्रवृत्ति विकसित हुई। ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में किया था।
और भारत में व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। अच्छे से इनको आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा, थोड़े से फैक्ट आपके और बचे हैं। क्या दोस्तों, बिहार के चिराद नामक नवपाषाण कालीन स्थल से हड्डी के औजार मिले हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पाषाण काल के तीनों चरणों का साक्ष्य बेलन घाटी इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है। चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डी हवा इलाहाबाद से पाया गया है। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में किया गया, बार बार पूछा गया है। भारत में सर्वाधिक सैंधव स्थल गुजरात में पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है और कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियां होता है। नेक्स्ट, सिंध घाटी सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता कहा था, ये एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। वह हड़प्पा सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था। यहाँ तक इस टॉपिक को दोस्तों आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम था? करेक्ट आंसर होगा गंडक नदी का। टॉपिक क्या दोस्तों, जितनी भी दोस्तों प्राचीन नदी आप लोग जानते हैं, दोनों ट्रेन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सी नदी का प्राचीन नाम क्या था, या दोस्तों किस नदी का प्राचीन नाम ये है। तो हर ट्रेन से दोस्तों इसको आप लोग रिवाइज करके ध्यान रखेंगे। टॉपिक आप जान चुके हैं। क्वेश्चन था हमारा, सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम था? करेक्ट आंसर होगा गंडक नदी का। टॉपिक है आपका ऋग्वैदिक कालीन नदियों के प्राचीन और आधुनिक नाम। चलिए इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा। एक तरफ दोस्तों प्राचीन नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ नदियों के आधुनिक नाम दिए गए हैं। बात की जाए कुहू दोस्तों, तो किस नदी का दोस्तों प्राचीन नाम था? कुर्रम नदी का। बितस्ता दोस्तों ये झेलम नदी का प्राचीन नाम है। परुसनी दोस्तों रावी नदी का प्राचीन नाम है। बिपाशा ब्यास नदी का प्राचीन नाम है। दृश्यदती दोस्तों घग्घर नदी का प्राचीन नाम है। स्वास्तु दोस्तों स्वात नदी का प्राचीन नाम है। कुभा दोस्तों काबुल नदी का प्राचीन नाम है, ध्यान रखेंगे। यही वजह दोस्तों हम अपने वीडियो में कभी ऑप्शन नहीं लगाते, ऑप्शन से चीजें आपकी कभी क्लियर नहीं हो सकती एक साथ। अस्कनी दोस्तों चिनाब नदी का प्राचीन नाम है। सतुद्दी सतलज नदी का प्राचीन नाम है। सदानीरा गंडक नदी का प्राचीन नाम है। गोमती दोस्तों एक गोमल नदी का प्राचीन नाम है। यहाँ तक आप इसको ध्यान रखेंगे। थोड़े से फैक्ट और क्लियर कीजिए दोस्तों, ताकि टॉपिक आपका अच्छे से कंप्लीट हो सके। देखिएगा पहला पॉइंट है यहाँ से हमारा, वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है। सबसे पहले ऋग्वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल। अब इनके समय देख लीजिए। तो ऋग्वैदिक काल का समय था दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल का समय था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। भारत में आर्य सर्वप्रथम सप्त सिंधु क्षेत्र में बसे। यह क्षेत्र आधुनिक पंजाब तथा उसके आसपास का क्षेत्र है। ऋग्वैदिक काल के देवताओं में सर्वाधिक महत्व इंद्र को माना जाता है, और उत्तर वैदिक काल के देवताओं में सर्वाधिक महत्व प्रजापति ब्रह्मा को माना जाता है। यहाँ तक ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब करें आप हमारी स्टडी चैनल सुकृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड क्लाइव। टॉपिक क्या है दोस्तों आपका, भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय, जो कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री का भी टॉपिक है और पॉलिटी का टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगाई गई है। इस सीट को दोस्तों आपको अच्छे से प्रिपेयर रखनी है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड क्लाइव। टॉपिक है आपका भारत के गवर्नर एवं गवर्नर जनरल तथा वायसराय, ध्यान रखेंगे। चलिए थोड़ा सा सीट को अपने सामने करते हैं, देखिएगा। पहला पॉइंट है हमारा, बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट, 1765 में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसने अपनाई? तो रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। और रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 ईस्वी में। क्रम से चीजें दी गई दोस्तों। सबसे पहले गवर्नर देखेंगे, फिर गवर्नर जनरल देखेंगे, वायसराय देखेंगे, उनके कार्य जो किए गए हैं वो सब देखेंगे। आगे बढ़िएगा। रेगुलेटिंग एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित किया गया था? वारेन हेस्टिंग्स के। नेक्स्ट, किसके कार्यकाल में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो वारेन हेस्टिंग्स के, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, किस ब्रिटिश शासक ने भारत में पुलिस प्रशासन की शुरुआत की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और बंगाल में स्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया था? तो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट, भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में किससे जाना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और बंगाल का शेर उपनाम से किस गवर्नर जनरल को जाना जाता है? तो लॉर्ड वेलेस्ली को। आगे बढ़िएगा। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? अब भारत के हो गया, बंगाल की बात नहीं हो रही। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। नेक्स्ट, किसने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों, राज्य हड़प नीति यानी कि व्यक्तिगत सिद्धांत किस गवर्नर जनरल ने अपनाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने। और किसने 1848 ईस्वी में भारत में लोक निर्माण विभाग की शुरुआत की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने ही। नेक्स्ट, पहली बार डाक टिकट किसके शासनकाल में जारी किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के। और किस गवर्नर जनरल को भारतीय रेलवे के पिता के रूप में जाना था? तो लॉर्ड डलहौजी को, ध्यान रखेंगे। लॉर्ड डलहौजी से जुड़े टोटल 4 सवाल। नेक्स्ट,
भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। किसके कार्यकाल में 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ? तो लॉर्ड कैनिंग के। और भारत में पहली जनगणना जो कि 1872 में हुई थी, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में? तो लॉर्ड मेयो की। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है आपका 1878 में किसके कार्यकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया? लॉर्ड लिटन के। नेक्स्ट, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किससे मनाता है? लॉर्ड रिपन को। किस वायसराय के कार्यकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 को निरस्त किया गया? तो लॉर्ड रिपन के। और इल्बर्ट बिल किस वायसराय के द्वारा 1883 में पेश किया गया था? लॉर्ड रिपन के। ध्यान रखेंगे, क्रम से सारे दोस्तों क्वेश्चन सेट किए गए हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन क्या है आपका 1882 के भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? लॉर्ड रिपन के। नेक्स्ट, भारत में नियमित जनगणना 1881 में किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के। आगे बढ़ेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड डफरिन के। और 1905 में बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन की। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है आपका प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1919 तक चला के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और किस गवर्नर जनरल के द्वारा बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के कार्यकाल में होता? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। और सर 1919 में दोस्तों रॉलेट एक्ट किसके कार्यकाल में पारित होता? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। आगे बढ़िएगा, भारत में खिलाफत आंदोलन किसके कार्य शासनकाल में शुरू हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। नेक्स्ट, साइमन कमीशन का आगमन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड इरविन के। गांधी इरविन समझौते को किस रूप में जाना था? तो दिल्ली समझौता। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को। डेट सहित ध्यान रखेंगे ताकि क्वेश्चन डेट से भी यहाँ से बन जाते हैं। आगे बढ़िएगा, क्या दोस्तों क्वेश्चन आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड इरविन के। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? लॉर्ड वेलिंगटन के। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिलन थगो थे। और क्रिप्स मिशन किस वायसराय के दौरान भारत आया था? तो लॉर्ड लिलन थगो के। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? अब अंतिम की बात हो रही तो लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट, किस योजना के आधार पर भारत का विभाजन हुआ? तो लॉर्ड माउंटबेटन के। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। यहाँ तक ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप लोग जानते हैं गवर्नर जनरल का पद पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। पीडीएफ के लिए दोस्तों व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोगों के लिए टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा हरगोविंद खुराना ने। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों? जनरल साइंस में जो सबसे ज्यादा वेटेज का टॉपिक है आपका बायो का टॉपिक है, उसमें दोस्तों आपका टॉपिक है चिकित्सा संबंधी खोज। उसकी सेट यहाँ पे लगाई गई, सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके। स्पेशल पीडीएफ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का दोस्तों हमारे द्वारा रेडी किया गया है, जो कि दोस्तों रेलवे ऑल एग्जाम्स में पूरी तरह से ऐड किया गया है। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा हरगोविंद खुराना ने। टॉपिक है आपका प्रमुख आविष्कार एवं उनके आविष्कारक। चलिए थोड़ा सा इस सीट को अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब एक तरफ इसमें खोज एवं आविष्कार के नाम दिए गए, दूसरी तरफ खोजकर्ता एवं आविष्कारक के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों रक्त परिवहन या रक्त संचरण, तो इसकी खोज विलियम हार्वी ने की थी। इंसुलिन का टीका की खोज एफ वेटिंग ने की थी। हृदय परिवर्तन की खोज डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की थी। हाइजे का टीका की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। डीडीटी की खोज डॉक्टर पॉल मूलर ने की थी। बेरी की चिकित्सा की खोज आइजक मेन ने की थी। डीएनए की खोज दोस्तों जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने की थी। पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला हमारा क्या दोस्तों जेनेटिक कोड जिसकी खोज हरगोविंद खुराना ने की थी। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवियन हाक ने की थी। पेंसिलिन की खोज सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। होम्योपैथी के जनक हैनीमैन माने जाते हैं। अब विटामिन की खोज दोस्तों फंक ने की थी। इसके अंदर चलिए तो विटामिन ए की खोज मैककोलन एवं एम डेविस ने की थी। विटामिन बी की खोज केवल मैककोलन ने की थी। ध्यान रखनी है आपको। आगे बढ़िएगा, अगला क्या दोस्तों हमारा विटामिन सी जिसकी खोज एफ होल्स ने की थी। और विटामिन डी की खोज भी मैककोलन ने की थी। चेचक का टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। टीबी की चिकित्सा की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज लुई पास्चर ने की थी। मलेरिया की चिकित्सा की खोज डॉक्टर रोनाल्ड रास ने की थी। पोलियो ड्रॉप की खोज एल्बर्ट सोबेन ने की थी। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहिएगा। आगे बढ़िएगा, अगला हमारा क्या दोस्तों पोलियो टीका जिसकी खोज जानिस साल्क ने की थी। किडनी मशीन की खोज कोल्फ ने की थी। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज सिल्मन तथा वॉक्समैन ने की थी। विषाणु की खोज यूनोस्की ने की थी। टेरामाइसिन की खोज फिनले ने की थी। बीसीजी टीका की खोज दोस्तों ग्यूरन काल्वेट ने की थी। टाइफाइड के जीवाणु की खोज रोबर्थ ने की थी। कैंसर के जीन की खोज दोस्तों रॉबर्ट बीन वर्ग ने की थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा, अगला हमारा क्या दोस्तों यहाँ से लास्ट ओपन हार्ट सर्जरी जिसकी खोज वाल्टन लिलेहाल ने की थी। इसको यहाँ तक आपको प्रिपेयर रखने हैं। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर।
अब यहाँ पे दोस्तों हम आपको 4 टॉपिक एक साथ ऐड करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं जो भी टॉपिक्स उठाए जाए उनको वहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाए। पहला टॉपिक आपका क्या बनता है दोस्तों, विषाणुओं द्वारा जितने भी रोग होते हैं और उनसे प्रभावित अंग और विषाणुओं के रोग। दोस्तों नाम आप लोग जानते हैं, कई तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। पोलियो से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, पोलियो से दोस्तों किस विषाणु के द्वारा होता है। तो इस तरह से दोस्तों जितने भी रोग विषाणुओं द्वारा होते हैं प्रभावित अंग, जितने भी रोग दोस्तों जीवाणुओं द्वारा होते हैं उनसे प्रभावित अंग, और जितने भी दोस्तों रोग परजीवियों के द्वारा होते हैं उनसे संबंधित दोस्तों जो प्रभावित अंग, और साथ में दोस्तों कौन से कीट के काटने से कौन से रोग होते हैं। ऐसे 4 टॉपिक्स आप लोग एक साथ कंप्लीट करेंगे। ये चारों मिलते जुलते टॉपिक हैं, इसीलिए दोस्तों हम आपको एक साथ पूरी तरह से कंप्लीट करवाना चाहते हैं। चलिए दोस्तों आप अच्छे से इसको प्रिपेयर रखिएगा। शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा विषाणु द्वारा होने वाले प्रमुख रोग और प्रभावित अंग देखेंगे। सबसे पहले रोगों के नाम, फिर प्रभावित अंग और फिर विषाणुओं के नाम। स्टार्ट करते हैं। बात की जाए एड्स की, तो इससे दोस्तों शरीर का प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित होती है और इसके विषाणु का नाम HIV है। डेंगू ज्वर की बात की जाए तो इससे संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है और विषाणु का नाम दोस्तों आब्रो विषाणु है। पोलियो नामक रोग से दोस्तों गला भी प्रभावित होता है, रीढ़ भी और नाड़ी भी, तीनों ध्यान रखेंगे। एंट्रो विषाणु इसके विषाणु का नाम है। चेचक के दोस्तों चेचक से दोस्तों संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, इसके विषाणु का नाम वायरोला विषाणु है। छोटी माता नामक रोग से दोस्तों भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है और इसके दोस्तों विषाणु का नाम वायरसेला विषाणु है, ध्यान रखनी है आपको। आगे बढ़िएगा। अगला हमारा क्या दोस्तों, खसरा नामक रोग से संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, इसके विषाणु का नाम पैरेक्सो विषाणु है। हेपेटाइटिस या पीलिया, डॉक्टर पूछा था, आप लोग जानते हैं पीलिया से शरीर का कौन सा प्रभावित होता है, तो यकृत है, इसके विषाणु का नाम हेपेटाइटिस ABCD या ई विषाणु। रेबीज नामक रोग से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, इसके विषाणु का नाम रेडो विषाणु है। और हर्पीस नामक रोग से दोस्तों त्वचा प्रभावित होती है, इसके विषाणु का नाम हर्पीस विषाणु है। यहाँ तक इसको आपको पूरी तरह से कलेक्ट करने हैं। अब चलिए जीवाणुओं द्वारा आप लोग पूरी तरह से देखिएगा। टॉपिक है आपका जीवाणु के द्वारा होने वाले प्रमुख रोग और प्रभावित अंग। सबसे पहले रोगों के नाम, फिर प्रभावित अंग और फिर जीवाणुओं के नाम भी मेंशन कर दिए गए हैं। बात की जाए टेटनेस की दोस्तों, तो इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, इसके जीवाणु का नाम क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी है। हैजा नामक रोग से आंत प्रभावित होती है, इसके दोस्तों जीवाणु का नाम उवियो कालेरी है। टाइफाइड नामक रोग से दोस्तों आंत प्रभावित होता है, इसके दोस्तों जीवाणु का नाम साल्मोनेला टाइफी है। क्षय रोग जिसे टीबी कहा जाता है, इससे दोस्तों फेफड़ा प्रभावित होता है, इसके जीवाणु का नाम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। डिप्थीरिया नामक रोग से श्वास नली प्रभावित होती है, इसके जीवाणु का नाम कोरोनी दोस्तों बैक्टीरियम डिप्थीरी होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों, प्लेग नामक रोग, तो इससे दोस्तों फेफड़ा प्रभावित होता है, इसके जीवाणु का नाम पास्चुरेला पेस्टिस या अर्सिनिया होता है। काली खांसी रोग से दोस्तों श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, इसके जीवाणु का नाम बोर्डिटेला पेस्टिस होता है। न्यूमोनिया नामक रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है, इसके जीवाणु का नाम स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी होता है। कुष्ठ रोग से दोस्तों तंत्रिका तंत्र त्वचा प्रभावित होता है और इसके जीवाणु का नाम माइकोबैक्टीरिया लेप्री होता है। गोनोरिया नामक रोग से मूत्रमार्ग प्रभावित होता है, इससे दोस्तों इसके जीवाणु का नाम निसेरिया गोनोरी होता है। सिफिलिस नामक रोग से जनांग प्रभावित होता है, इसके जीवाणु का नाम ट्रिपोनिया होता है। ये जीवाणुओं से रिलेटेड सब कुछ थे। अब परजीवियों को आप लोग पूरी तरह से कलेक्ट कीजिए, इनसे होने वाले दोस्तों रोग और प्रभावित अंग। चलिए शुरू करते हैं। बात की जाए मलेरिया, तो इससे शरीर का कौन कौन सा अंग प्रभावित होता है, प्लीहा होता है, यकृत और RBC भी होता है, ध्यान रखेंगे। इसके दोस्तों परजीवी का नाम प्लाज्मोडियम है। पारिया नामक रोग से मसूड़ा प्रभावित होता है और इसके दोस्तों परजीवी का नाम एंड अमीबा जिंजेबेलिस होता है। निंद्रा नामक रोग से दोस्तों मस्तिष्क प्रभावित होता है और इसके परजीवी का नाम ट्रिप्योनोसोमा होता है। पेचिस नामक रोग से आंत प्रभावित होती है और इसके दोस्तों परजीवी का नाम एंड अमीबा हिस्टोलिटिका होता है। और कालाजार नामक रोग से दोस्तों अस्थिमज्जा प्रभावित होता है और इसके दोस्तों परजीवी का नाम बालू मक्खी होता है। यहाँ तक इसको आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखनी है। आप चलिए एक छोटा सा टॉपिक और आप कंप्लीट कीजिए ताकि दोस्तों अच्छे से चारों टॉपिक आपके एक साथ क्लियर हो सकें। टॉपिक क्या है, रोग फैलाने वाले कीट। आप लोग जानते हैं डायरेक्टली पूछा था दोस्तों, सीसी मक्खी काटने से कौन सा रोग होता है, हजारों बार पूछा गया, तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगा दी गई। अब एक तरफ कीटों के नाम देखे, दूसरी तरफ रोग, यानी कौन से कीट के काटने से कौन से रोग होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात की जाए दोस्तों घरेलू मक्खी, तो इसके काटने से कौन कौन से रोग होते हैं, हैजा होता है, अतिसार होता है, कुष्ठ रोग होता है, टीबी होता है, टाइफाइड होता है और दस्त भी होता है, ध्यान रखेंगे। मच्छर के काटने से मलेरिया, डेंगू और फीलपाव होता है। चूहा के काटने से प्लेग होता है, सीसी मक्खी के काटने से निद्रा रोग होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों हमारा, सैंड फ्लाई या बालू मक्खी के काटने से काला आजार होता है। खटमल के काटने से बुखार और कुष्ठ रोग होता है। जू के काटने से ट्रेंच बुखार होता है। पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों यहीं पे इस टॉपिक को हम दोस्तों इस वीडियो को हम विराम देना चाहेंगे। अगर और भी टॉपिक ऐड करेंगे दोस्तों तो वीडियो लंबा खिंच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपको अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।